हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। सो फ्रेंड्स, वो मोमेंट यहाँ पर है, कुछ ही घंटों की बात है और आप लोग अपने DU LLB के एंट्रेंस टेस्ट में बैठने जाने वाले हैं। फॉर ऑल दोज मंथ्स, फॉर ऑल दोज डेज, फॉर ऑल दोज आवर्स, द हार्ड वर्क यू हैव पुट इन, अब उसका आउटपुट का टाइम आ चुका है, उसका रिजल्ट का टाइम अब आ चुका है। इतने महीनों से हम लोग मॉक टेस्ट की प्रिपरेशंस निकाल रहे थे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इतनी सारी वीडियोस हम लोग निकाल रहे थे, आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस मेरे को पुट फोर्थ कर रहे थे, मैं उनके रिप्लाई कर रहा था। और कितनी मेहनत आप लोगों ने करी होगी, कितने रजिस्टर्स आप लोगों ने काले किए होंगे। बस अब कुछ ही दूर हम हैं अपनी उस मंजिल से, उस टेस्ट से। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। हाँ, थोड़ा सा पैनिक मोड ऑन होगा, मगर पैनिक मोड बहुत अच्छा है, आपको रियलिटी चेक में रखता है। मैं उन टीचर्स या उन लोगों में से नहीं हूं जो कहें कि भैया एग्जाम से पहले चिल करो, टेंशन मत लो, एक दिन पहले कुछ मत पढ़ो। मैं तो उन लोगों में से हूं, आप ट्रस्ट करिएगा, जो मानते हैं कि भैया एग्जाम से एक दिन पहले अगर 3 घंटे सो जाओ और पूरा अपना 21 घंटे पढ़ते रहो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि एग्जाम देने के बाद जो 8-10 घंटे की नींद लेने में जो मजा आता है, वो मजा कहीं भी नहीं है। मैं रियलिटी की बात करता हूं और कुछ ब्राउनी पॉइंट्स नहीं बोलता इधर उधर, इसलिए ही आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर पैनिक मोड ऑन है कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक बहुत ज़रूरी है, रियलिटी चेक में रखता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देता, आपको और कॉशियस बनाता है। आप पैनिक मोड में रहिए, स्ट्रेस मोड में मत आइए। साथ के साथ आप अगर आज रात 2 घंटे भी सो रहे हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपकी प्रिपरेशन, रिवीजन टॉप नॉच पे होनी चाहिए। कल जब एग्जाम में बैठे, परसों जब आप एग्जाम में बैठे, तो उससे पहले मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं जो बोलूंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले किताबों को हाथ मत लगाओ। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और उन पे अच्छे रिजल्ट्स लाया और इन्हीं फॉर्मूलों से रिजल्ट लाया है। इसलिए पढ़िए, ग्राइंड करिए और अपने उस जो इतने मंथ्स की प्रिपरेशन का हमने एम बनाया था, उसके लिए एकदम फोकस तरीके से एग्जाम में जाइए। दोस्तों, अब ये वीडियो आज बनाने का मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि एक तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेटेड कर पाऊँ कि एग्जाम प्रिपरेशन को लेके कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल पाऊँ। साथ के साथ मैं आप लोगों को कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बताना चाहता हूँ जो कि एग्जाम के दौरान मैंने करी थी और मुझे उसका बहुत फायदा मिला था। और साथ के साथ कुछ ऐसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो एग्जामिनेशन सेंटर पे और टूवर्ड्स एग्जामिनेशन सेंटर मुझको महसूस हुए, मैंने फेस करे, वो मैं आप लोगों के साथ एकदम फर्स्ट हैंड और रॉ तरीके से शेयर करना चाहता हूं। मैं फिर से बता दूं कि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं, अपने एक्सपीरियंस से इसे नोट डाउन किया है और आपको पुट फॉरवर्ड कर रहा हूं अपने उसी प्रिपरेशन वीडियो की तरह जो उसको आप लोगों ने इतना लव दिया। उसी की तरह ये एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं कि व्हाट यू नीड टू डू ऑन योर एग्जामिनेशन डे एंड स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनका ध्यान आपको रखना है, ऐसी कौन सी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके एग्जामिनेशन डे वाले दिन आपके एग्जाम को और भी ज्यादा अच्छा करने में एक छोटा सा एक्स फैक्टर दे देगी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एकदम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को एक डे पहले ही अपने गूगल मैप पे सर्च करके उसका जो डिस्टेंस है आपके लोकेशन से, जहाँ पे आप रिजाइड कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप टेम्परेरी आए हुए हैं, वहाँ से चेक कर लें। मेक श्योर करें कि जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है आप उससे आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचे हुए हो। जहाँ पे मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने गया हुआ था वो मेरे घर से 25-30 किलोमीटर दूर था और मैं उस समय वहाँ पे 15 से 10 मिनट पहले पहुँचा था और मैंने देखा था कि कुछ लोग सुबह 5-5 बजे से भी वहाँ पे आए हुए थे। आप अपने हिसाब से आप कैसे डेस्टिनेशन से ट्रेवल कर रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि आप टाइम से निकल जाएं और वहाँ पे टाइम से पहुँच जाएं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल और कोविड नॉर्म्स के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है और वहाँ पे पहले से ही चेकिंग और कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होती हैं। इसलिए मेक श्योर करें कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से
पहुंच जाएं। आपको दूसरी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो आपके एनटीए का जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उनमें से कुछ डिटेल्स को बोल्ड में लिखा गया होगा, उन डिटेल्स को तो बिल्कुल आपने 100% फॉलो करना है। साथ के साथ बाकी डिटेल्स को भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए, अच्छा रहता है कि आपको वहाँ पे कुछ अनवारंटेड सरप्राइजेस ना मिले। तो आप पहले से ही प्रिपेयर जाएं, आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखनी है या ले जानी है या अलाउड हैं, उनका आप पहले से ही एक आइटनरी बना लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए हैं, एग्जामिनेशन के लिए आप बैठ चुके हैं, एग्ज़ाम आपके सामने आ गया है। अब क्या चीज़ें हैं, जो 2-3 चीज़ें मैं बता सकता हूं जो मैंने करी थी और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट उनकी वजह से मिला था। और थोड़ा सा मैंने अपने फ्रेंड्स और जो भी मेरे साथ और भी लोगों ने DU-LLB क्रैक करा था उन्होंने भी मेरे से डिस्कस किया था, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है, जो मैंने मेक श्योर करी थी और मैंने नोट करा था मेरे एग्जामिनेशन टाइम के टाइम पे, वो ये था कि आपके 100 क्वेश्चन, जो DU-LLB के 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का जो टाइम है उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यानी आप उन 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे के अंदर इजीली कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास टाइम का बैरियर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। फिर भी एक छोटी सी गलती हम लोग हमेशा कर देते हैं और वो छोटी सी गलती हमारे टाइम के बैरियर का कांस्टेंट बना देती है। इस गलती को ठीक करने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना इंग्लिश का पैसेज, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ये जो लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं, उसको आप एंड में करें तो ज़्यादा बेटर है। यानी आपके 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस के अंदर आपका पैसेज पहले आ जाता है, कई बार बीच में आ जाता है, तो कई बार एंड में भी आता है। अब मेक श्योर करें जब भी आपके पास पैसेज का क्वेश्चन है आप उसे उस समय ना करें, ठीक है। साथ ही साथ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन जिनको आपको सॉल्व करना है, टेबल सेटिंग हो गया और क्या कहते हैं डायरेक्शंस हो गया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आप उनको एंड में करें। आप सबसे पहले फोकस करें अपने उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि इंडियन पॉलिटी के हो गए, जो कि आप चाहें तो टॉट के हो सकते हैं, आईपीसी के हो सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स हो सकते हैं, या फिर जीके के हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनको आप क्वेश्चंस को पढ़ें और सीधा नीचे 4 ऑप्शंस और आपको पता है ये आंसर है एंड गो हेड। आप रीड करने वाला है, जहां पे भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उन क्वेश्चंस को एंड में रखें। मैं आपको रीजन देता हूं क्यों, क्योंकि मैंने जब पेपर एग्जाम किया था तो आई हैड सीन रियली वेरी डिफरेंट थिंग कि मैंने पैसेज जो था वो मैंने हर क्वेश्चन को फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे करा, तो पैसेज जो था वो पहले आया था। तो मैंने जब पैसेज शुरू करा था तो मेरे को पैसेज को, क्योंकि वो बहुत टफ पैसेज था नेचुरल लॉ के ऊपर, उस पैसेज को मैंने कम से कम 6 या 7 बार पढ़ा और 6 और 7 बार पढ़ने में मेरा 10 मिनट टिक ऑफ हो चुका था। और आप मानेंगे नहीं, मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था और मेरे एग्जामिनेशन के पहले 15 मिनट खत्म हो चुके थे। तो एक पैनिक मोड बन गया था और मैं एकदम से उस माहौल में था कि क्या मैं गलती कर चुका हूं इस पैसेज को पकड़ के, और पता नहीं आगे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे एरे ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या मेरे पास टाइम सफिशिएंट है या नहीं, क्या अब मैं बिहाइंड चल रहा हूं टाइम से। तो बहुत ही ज्यादा मन में कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। इसलिए पैसेज वैसेज को आप एंड में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट जहां मुझे पैसेज को पढ़ने में लगे और उसके बाद अगले 5 मिनट उस पैसेज को सॉल्व करने में लगे, 20 मिनट जहां पे मैंने पूरे पैसेज को करने में लगाए, आप मानेंगे नहीं, मेरा एग्जाम जो था DU-LLB का वो 1 hour 20 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया था। यानी बाकी पेपर जो था वो मैंने 1 घंटे के अंदर कर दिया था उस पैसेज के क्वेश्चंस के अलावा। तो आप सोच के देखिए कि कितना ज्यादा वास्ट डिफरेंस है। 5 क्वेश्चंस के लिए मैंने 20 मिनट लगाए और 1 घंटे के अंदर मैंने बाकी 95 क्वेश्चंस कर दिए। बट अगर मैं वो 95 क्वेश्चंस पहले कर लेता और फिर पैसेज के लिए जाता तो कितना टाइम होता मेरे पास 1 घंटा होता, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट होता और मैं अपने पैसेज को और अच्छे से कर पाता, क्योंकि मेरे पैसेज के क्वेश्चंस गलत हुए थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेक श्योर करें कि पैसेज और ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आपका थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लग रहा है उन क्वेश्चंस को आप एंड में करें। जो यूजुअली होते हैं वो यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के या फिर पैसेज के होते हैं, लीगल रीजनिंग के होते हैं। तो इसलिए पहली ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा, गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस, जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट से भी डायरेक्ट है तो डायरेक्ट पे चले जाएं आप। मगर जितने भी सारे लीगल प्रिंसिपल, पैसेज और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उनको आप एंड के लिए छोड़ दीजिए, उनको आप एंड में करिए। क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा खासा टाइम बचा हो और आप ऑलमोस्ट अपना 90% पेपर कर चुके हैं तो उन क्वेश्चंस को करने में आपको फ्री माइंड के साथ और भी ज्यादा ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा। दोस्तों, जो दूसरी ट्रिक है मैं इसको बहुत ज्यादा फील करता हूं और मैं मानता हूं ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मैंने निकाली है और मेरे को इससे बहुत फायदा मिलता है, वो ये है कि जब आपके सामने आपको क्वेश्चन पेपर आता है तो आप उस क्वेश्चन पेपर को हमेशा लेयर्स में करें।
ठीक है, आप पहले लेयर जो करें आप करें जिस तरीके से आप एक ही उसमें गो में 1 to 100 क्वेश्चन शॉर्ट कर दें। ठीक है, जब आप 1 to 100 क्वेश्चन शॉर्ट करेंगे तो आपने पहले बार में जो सॉल्व करने हैं वो करने हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपने आंसर मार्क करना है जिन पे आप 100% डेड श्योर है। यानी आपने क्वेश्चन पेपर को 3 बार या 2 बार, मैं तो कहता हूं 3 बार सॉल्व करें। आपने क्वेश्चन पेपर को 3 बार सॉल्व करना है और पहली बार में आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करना है जिन पे आप 100% श्योर हैं। यानी आपको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है वो कौन से आर्टिकल में आता है, और आप आर्टिकल 141 मार्क करके आ रहे, क्योंकि आपको 100% पता है कि उसका आंसर 141 है। 100% क्वेश्चंस को आप पहले वाले गो में मार्क करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जिसका आपका 100% आंसर राइट होने वाला है। अब मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, इसका क्या फायदा होगा, थोड़ा सा आगे चलूंगा तो आपको मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो आप पहले गो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करें जिन पे आप 100% डेड श्योर हैं। उसके बाद आप दूसरे में गो में उन क्वेश्चंस को मार्क करें जहां पे आपका रेशियो 70-30 का है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ये एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा जो था वो रेशियो 70-30 का था, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं 70-30 वाले क्वेश्चंस किन की बात कर रहा हूं। ये देखिए, Who among the following was not recipient of Nobel Prize? अब इसमें से मेरे को बताना था कि किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। अब आप इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है, मैडम क्यूरी, अभिजीत बैनर्जी, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। अब ये 70-30 क्यों है? देखो, अभिजीत बैनर्जी को तो नोबेल प्राइज मिला है, आई एम 100% श्योर। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला है, आई एम 100% श्योर। ठीक है, महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, आई एम 100% श्योर। बट क्या मैडम क्यूरी को मिला है या नहीं मिला, मेरे को ये श्योरिटी नहीं थी। ठीक है, तो मैडम क्यूरी क्योंकि एक क्वेश्चनेबल ऑप्शन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 100% पे नहीं रखा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को जो 70-30 यानी बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस की वजह से आप उसे 70-30 में रख रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को करें सेकेंड बारी में। तो सेकेंड बारी में आप 100% क्वेश्चंस के बाद जब 70-30 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बन जाएंगे जो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेपर इतना हो चुका है, इतना अच्छा हो चुका है। मैंने आपको इनिशियली शुरुआत में बताया था अभी कि मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको लेयर में क्यों कर रहे हैं। हम इनको लेयर में इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप अपना एग्जामिनेशन देने बैठेंगे तो वहां पे आप नोट करेंगे कि 100% श्योर क्वेश्चंस की रेशियो हमेशा 50 से 60% के आसपास होती है। अगर आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गए हैं तो 100 में से 60 क्वेश्चंस आपके डेड श्योर होंगे 100% के आसपास, जिनको आप कहेंगे भैया आंख बंद करके यही इसका आंसर है। अब 60 क्वेश्चंस अगर आप 100 में से डेड श्योर कर रहे हैं तो क्या आप ड्यू एलएलबी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? मेरे हिसाब से आप एकदम बॉर्डर लाइन पे रहने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू एलएलबी के अंदर कुछ गेस वर्क क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और वो एक सच है, वो ट्रुथ है, वो मैंने भी किया था। मैंने 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसके अंदर से मेरे 80 क्वेश्चन सही थे। तो दोस्तों, जो 80 क्वेश्चन सही थे मैं आपको बताऊं तो मैंने पहले 100% की रेशियो में 50 से 55 के बीच में क्वेश्चंस मार्क करे थे। यानी मैं जब पहले क्वेश्चन पेपर पे मैं गया था तो मैंने जो 100% को जो मैं आंसर जिनको लेकर श्योर था, सिर्फ 50 से 55 मैंने क्वेश्चंस मार्क करे थे। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूं कि मैंने 55 क्वेश्चंस भी पहले वन गो में 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस में मार्क करे थे, तो उसके बाद अगले 24 क्वेश्चंस मैंने 70-30 या फिर गेस वर्क मारा था। और दोस्तों, वही डिफरेंस रहा। अगर मैं 55 के आगे कुछ भी मार्क नहीं करता, मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग है, -1 है, लोग आपको बोलेंगे कि आपको गेस वर्क नहीं करना, बहुत रिस्क फैक्टर था, मगर आपको काउंटेड रिस्क लेना पड़ेगा, एक तरीके का कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप वो जो होता है ना, टॉपर और बॉर्डर लाइन का जो गैप है उसके बीच में आने की बजाय आप फंस जाएंगे बॉर्डर लाइन के नीचे। तो दोस्तों, कैलकुलेटेड रिस्क कैसा होता है, और वो आपको हेल्प करेगा इसी स्ट्रैटेजी से कि आप पहले 100% क्वेश्चंस को वाले 100% श्योर वाले क्वेश्चंस को मार्क करें, फिर आप 70-30 वालों को मार्क करें जिसमें आपको 1-2 ऑप्शंस में फर्क में 2 ऑप्शंस के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर आप जो तीसरा बार आप क्वेश्चन पेपर पे जाएं उन क्वेश्चंस को छूने के लिए जो आपने नहीं करे, वो क्वेश्चंस हैं जिन पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, तो आप हल्का फुल्का गैस वर्क कर रहे हैं। हल्का फुल्का गैस वर्क आप मेक श्योर करें कि 5 से 7 क्वेश्चंस के ज्यादा आप नहीं करें, क्योंकि ज्यादा गेस वर्क भी अगर आपने मार दिया तो -1 भी आपका होना लाजमी है। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं कि गेस वर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है, आपको चारों ऑप्शन पे शक है और आप कर रहे हैं इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट और टक मार रहे हैं, आपने ऐसा नहीं करना। अब मैं जो बोल रहा हूँ गेस वर्क वाले क्वेश्चन, वो गेस वर्क वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, क्योंकि मैंने भी गेस वर्क वाले क्वेश्चन को ऐसे मार्क किया था।
कैलकुलेटेड गैस वर्क। अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन था जो आया था, विच इंडियन जज वॉज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट टोक्यो ट्रिब्यूनल। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम में। अब आप इसमें देखिए, इसमें 4 ऑप्शन इन लोगों ने दे रखे। जज राधा विनोद पॉल, मैं नहीं जानता था कौन है। जज नागेंद्र सिंह, मैं इनको जानता था कि नागेंद्र सिंह वाज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जज दलवीर भंडारी इज द करंट सर्विंग जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जज हीरालाल जे कनाई वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप देखिए 3 ऑप्शंस जो थे इनके बारे में श्योर था कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी किसी भी अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो होती है, जो बहुत सारे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे बताएंगे, वो होता है रिमूविंग द ऑप्शंस। यानी 4 ऑप्शंस है, उसमें से ऑप्शंस रिमूव करते जाओ। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता तो जो गलत ऑप्शंस है उनको रिमूव करते जाओ। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर से 3 ऑप्शंस जो कि गलत थे उन्हें रिमूव कर दिया और आंसर जज राधा विनोद पॉल को मैंने मार्क कर दिया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। जब मैंने इसे मार्क करा मुझे तब भी नहीं पता था सही है गलत है। मैंने बाहर निकल के इसे गूगल करके देखा तो ये सही आंसर निकला। तो दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं उस 3rd लेयर में कैलकुलेटेड गेस वर्क वाले क्वेश्चंस की, तो कैलकुलेटेड गेस वर्क ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप अंधाधुंध मार्किंग करे जा रहे हैं तो -1 होगा और आपको उससे दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों ये जो मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी थी, ये मेरी सबसे ज्यादा यूएसपी स्ट्रैटेजी है कि आप क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व करते हुए जाएं, तो आप जाएं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करते हुए जिन पे आप 100% श्योर हैं। उसके बाद आप दूसरी बार जब क्वेश्चन पेपर में जाएं तो आप उन क्वेश्चंस को मार्क करें जहां पे आप 70-30 पे हैं, यानी 2 ऑप्शंस के बीच में आप खेल रहे हैं। और उसके बाद तीसरी बार जब आप जाएं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे इतना गेसवर्क मारना है। दोस्तों अगर आप 70 से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं अपनी 2 बार में, तो आपको पता है कि भैया मेरे को सिर्फ थोड़ा ही गेसवर्क मारना है। क्यों? क्योंकि DULLB में अगर आपको एंट्रेंस चाहिए तो आपको 70 के करीब राइट क्वेश्चंस को करके आना है। और नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग करने हैं। यानी मेक श्योर करना है कि 80 से 90 के बीच में आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 70 क्वेश्चंस आपने राइट करने हैं। और इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप जब 70-75 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे को जो ऐसा गेसवर्क कैलकुलेट गेसवर्क करना है वो 5 से 6 क्वेश्चंस में करना है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजिकली आपने उस समय वहां पे करना है। सबसे पहले मैं आपने 100% श्योर वाले क्वेश्चंस को मार्क करना है, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा कि भैया इतने क्वेश्चंस में मार्क कर चुका जिनके लिए मैं 100% श्योर हूं कि सही आंसर है। उसके बाद फिर आपने जाना है 70-30 वाले, यानी ऐसे क्वेश्चन जहां पे 2 ऑप्शंस के बीच में आप खेल रहे हैं। उन क्वेश्चंस को मार्क करने के बाद आपको एक लंप सम क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, आप कितने पानी में हैं, आप कितना अच्छा पेपर कर चुके हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उस कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने खेलना है गेसवर्क वाले क्वेश्चंस पे। और अगेन गेसवर्क वाले क्वेश्चंस कैसे? कैलकुलेटेड गेसवर्क, जैसा मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया। अंधाधुंध गेसवर्क आपने नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी यूज करने के बाद आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को कर देंगे। दोस्तों उसको करने के बाद जो आपको फिर एक तीसरी चीज है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर जो अपना क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप पेशेंट रहें। मैंने आपको फिर से बता दिया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है और मैंने बहुत सारे बच्चों से भी बात कर रखी है पहले के। DULLB के अंदर 2 घंटे का टाइम 100 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। तो मेक श्योर करें कि आप पेशेंटली एक एक क्वेश्चन को पढ़ें। मैंने आपको बताया था आप जाएं और मेरा क्या कहते हैं प्रिपरेशन का वीडियो देखें, आप जाएं और आप 2020 का जो एग्जाम था उसका वीडियो देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल्का सा घुमा देते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन था पब्लिक मोरालिटी को पब्लिक उन लोगों ने लिख दिया था ऑर्डर। तो ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड से वो लोग खेल जाते हैं और आप अगर पेशेंट नहीं है, आप हफड़ा दफड़ी में हैं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आप इन छोटी छोटी गलतियों को गलती कर जाएंगे। अपना पूरा 100% फोकस है उस समय आप उस 1 क्वेश्चन पे रखिए। भूल जाइए पीछे आपके 70 में से आप सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आए हैं। भूल जाइए कि गेस वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं। मगर जब आप 71st क्वेश्चन पर हैं, आपके लिए पिछले 70 क्वेश्चंस का कोई मायना नहीं है। उसमें कितने आपने अटेम्प्ट करे हैं, कितने आप छोड़कर आए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ उस 71st क्वेश्चन पे आपने फोकस रखना है, उसको ढंग से पढ़ना है। जस्ट 1 एट ए टाइम के प्रिंसिपल से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पेशेंटली, क्योंकि बहुत ज्यादा समय होता है 2 घंटा DULLB के एग्जाम में। आप बिल्कुल भी नहीं सोचेगा दैट यू आर बिहाइंड द टाइम। आप बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि अब आप पता नहीं कर पाए या ना कर पाए। स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में तो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा अपना, और तब जाके 100% श्योरिटी के साथ उसे मार्क करिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप लोग एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि जितना भी आप डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम में,
जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है बहुत पहले से। ये क्वेश्चन है कि भैया which of the following city which was granted cleanest city award स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019, इसमें ऑप्शन लखनऊ, मुंबई, पानाजी, भोपाल दिया गया है। दोस्तों अगर आप 2019 का चेक करेंगे तो इंदौर वाज द टॉप सिटी इन स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसके अंदर इंदौर का ऑप्शन कहीं भी नहीं था। तो ये जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं इनका क्या करा जाए? आप बोलोगे जी मेरे को पता है इंदौर इज द राइट ऑप्शन, बट इसके अंदर तो इंदौर है नहीं। दोस्तों मेरी बात को एकदम गांठ बांध ले, कोई भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो या जहां पे भी आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में तो मतलब अजीबोगरीब बात करी गई है, ऐसा तो क्वेश्चन भी नहीं हो सकता और आंसर्स कैसे मैं इसके मार्क करूं, आपने उसको अटेम्प्ट करके आना है। क्लियर सिंपल वर्ड में आपने उसे अटेम्प्ट करके आना है। क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है, एकदम ही बेकार सी बात कर रहा है और नीचे आंसर्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ डिस्प्यूट आपको लग रहा है क्वेश्चन और आंसर्स के बीच में, दोस्तों मार्केट, क्योंकि DULLB का सिंपल प्रिंसिपल है जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उसके लिए सबको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं जिन लोगों ने उसे अटेम्प्ट किया होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तभी आपको मार्क मिलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर भी मैंने इस क्वेश्चन में भोपाल का आंसर मार्क कर दिया था जो कि क्लोजेस्ट था क्योंकि मध्य प्रदेश का था, और आप मानेंगे नहीं द राइट आंसर वाज इंदौर, बट ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था और हर बच्चे को जिसने इसको अटेम्प्ट किया था उसको 4 मार्क्स मिले। इसलिए कोई भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जहां पे आपको गड़बड़ी लग रही है, अभी रिसेंटली मैं JNU का एग्जाम मेरे किसी फ्रेंड ने दिया था, वहां पे भाई साहब क्वेश्चंस ही नहीं थे, ऑप्शंस थे। सिर्फ क्या था? क्वेश्चंस ही नहीं थे, सिर्फ ऑप्शंस आ गए। तो ये ग्लिच था, उसने उन ऑप्शंस को मार्क कर दिया। ऐसे 4 क्वेश्चन में उसके साथ हुआ था और मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं उन चारों के लिए उसको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया था। ऑलवेज मेक श्योर कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के अंदर आप लोग हमेशा आंसर मार्क करके आए क्योंकि आंसर मार्क करने वाले को ही मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों ये कुछ 3-4 स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने भी यूज करी थी अपने एग्जाम टाइम पे और मेरे को बहुत फायदा मिला था इसका। आशा करता हूं कि इस एग्जाम स्ट्रैटेजी से आपको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप लोग प्रिपरेशन करिए और एकदम से डट कर एग्जाम को दीजिएगा। मेरे को पूरी उम्मीद है आप सब लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। DULLB आप सब लोगों का इंतजार कर रहा है और मैं इतने एफर्ट्स और इतने सारे मॉक टेस्ट और इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद उम्मीद करता हूं कि कुछ एकदम से ग्रेन्युलर भी अगर मैं आपकी प्रिपरेशन में मदद कर पाया हूं तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगा कि मैंने DULLB के अंदर किसी की मदद करी आने के लिए। दोस्तों एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं जो मेरा अगली वीडियो में हेल्प करेगा, वो ये है कि आप लोग जब अपना क्वेश्चन करके आए, अपना एग्जाम देकर कर आए, तो मेक श्योर करें कि आप मेरी ईमेल आईडी asksaurabh0109@gmail.com पे अपने क्वेश्चंस को जो आप अटेम्प्ट करके आए उन्हें लिख के मुझे भेजें। मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा, उनका एनालाइज करके एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेकर आऊँगा, एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ DULLB 2021 के नाम से। उससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पे और बच्चे उस पर कमेंट्स बॉक्स पे डिस्कस करते करते एक तरीके का आइडिया लग जाता है कि कैसा एग्जाम था, टफ था, इजी था और कैसा कट ऑफ आने वाला है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी एग्जाम देकर आए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे को ऑलरेडी मेल करते रहते हैं, वो सब लोग मेरे को asksaurabh0109 पे अपने क्वेश्चंस को मेल करके जरूर भेजें। नहीं तो कमेंट बॉक्स पे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उनकी एक लिस्ट बना के डाल दीजिए। मैं इसको पढ़कर आप लोगों को उसका एनालिसिस दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा उसका राइट आंसर हो सकता है और क्या उसका होने वाला है। दोस्तों विद दिस आई एम सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ अगेन। टेक केयर, बाय बाय। और इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत हम लोगों ने जो करी है, आई विल प्रे टू गॉड कि वो एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए और आप सब लोग, मैक्सिमम लोग जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो सब लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। दोस्तों ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।